चलो भाई स्टार्ट करें। टॉपिक इज रेट लॉ। लिखे लिखिएगा। रेट लॉ में लिखे टॉपिक डिफाइन करो। लिखिएगा। रेट ऑफ अ गिवन केमिकल रिएक्शन। 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 केमिकल रिएक्शन रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant raised by some power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients. Which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients. फिर कॉमा डाल के लिखेगा डिपेंडिंग ऑन reaction rates, depending on type of reaction, depending on type of reaction, depending on type of reaction. Depending on type of reaction. Bottle it is. Bottle. Depending on type of reaction. ठीक है, चलो समझते हैं इसको। माना कि लेट अस सपोज एक रिएक्शन है A प्लस B रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ C। ओके, इससे पहले क्लास में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन लिखवाया था और आपको साथ ही साथ रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस करवाया। बोलो हाँ या ना। मान लीजिए इसके आगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा है A, इसके आगे लगा है कुछ B और यहाँ पे लगा है कुछ C। ठीक है, एक के आगे A, एक के आगे B और एक के आगे क्या चीज C। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए के कंसेंट्रेशन ऑफ बी के। पर ये स्टेटमेंट को रेट ऑफ अ गिवन केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, रिएक्टेंट। ठीक है, कंसेंट्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। चलिए बता दीजिए कंसेंट्रेशन में कौन सा टर्म कंसीडर करना है आपको। पोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी। पोलैरिटी लेते हैं क्या? तो कंसेंट्रेशन ले लिया आपने, रेस्ड बाय सम पावर, कुछ पावर से उसको रेस करो।
पावर मुझे नहीं पता तो मैं कुछ पावर लगा देता हूँ x और y, which may or may not be equal to their what stoichiometric coefficient. इन नंबर्स के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये टाइप ऑफ रिएक्शन का बहुत वास्ट मीनिंग है, समझेंगे इसके बारे में। बट आई होप सो समझ गए होंगे सभी को। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिखाया था, क्या होता है? ये नंबर्स जो है वो क्या है बताओ? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहाँ पे उसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कंडीशन इज x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, सॉरी, y इज इक्वल टू b, और x इज नॉट इक्वल टू a, और y इज नॉट इक्वल टू b। इसीलिए मे और मे नॉट भी लिखा है। आया समझ में? अब इसको लिखा, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ रेट लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है? तो व्हेनेवर द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिप्लेस, हटाएंगे जब, तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, उसको हम लोग k से रिप्रेजेंट कर देंगे और लिखेंगे a पे पावर x, और क्या लिखेंगे? b पे पावर y, a पे पावर x और b पे पावर y, and this is called as a k is called as a rate constant। क्या कहलाता है बोलो? रेट कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? रेट। फर्दर इस k को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? रेट बाई, बोलो सभी कोई, a पे पावर x और b पे पावर y, लिख सकते हैं। ऊपर रेट है और नीचे a पे पावर x है और b पे पावर क्या है बताओ? y। चलिए, पिछले सेशंस के अंदर मैंने रेट का एक आपको यूनिट बताया था। क्या यूनिट था रेट का? रेट का यूनिट क्या था? बोलिए। हाँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड बताया था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसके बेसिस पे, ये एक्सप्रेशन के बेसिस पे कुछ लिखना चाहेंगे तो लिखा मैंने के बराबर, ऊपर रेट है, रेट को लिखेंगे ऐसे करके, हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ रेट, जो कि आपको पता ही है। क्या लिखा था बोलो? मोल पर लीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना। और इसको लिख सकते हैं बच्चे एटीएम सेकेंड पे पावर -1। ये कब लिखते थे? गैसियस रिएक्टेंट में। और ये कब लिखते थे? लिक्विड स्टेट में। बोलो हाँ या ना। बाई लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कंसंट्रेशन है क्या? और दोनों के दोनों कंसंट्रेशन है। अगर कंसंट्रेशन ये भी, कंसंट्रेशन ये भी, तो बेस सेम हो गया ना। बेस क्या हो गया? सेम। तो हम लोग ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ए मतलब कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। दोनों के लिए कॉमन टर्म कंसंट्रेशन लिख सकते हैं यूनिट के टर्म में, बोलो हाँ या ना। दोनों का यूनिट तो सेम होगा, और दोनों के लिए क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन। और अगर बेस सेम होगा तो पावर को क्या कर देंगे? ऐड। तो इसको लिख देंगे x प्लस क्या चीज? y। और इस x प्लस y को कुछ मान लूंगा n। क्या मान लूंगा? n। तो आपके लिए k बराबर क्या पड़ गया? बोलो सब कोई। यूनिट ऑफ रेट, बोलो हाँ या ना, बाई कंसंट्रेशन रेस्ड बाय द पावर ऑफ क्या चीज? रेस्ड बाय पावर ऑफ क्या चीज? n। फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसे कैसे लिख दिया भैया? अरे ये भी कंसंट्रेशन टर्म है यूनिट वाइज, ये भी मोलरिटी और ये भी मोलरिटी, और ये भी क्या है? कंसंट्रेशन। और दोनों के दोनों कंसंट्रेशन टर्म तो सेम है ना। और अगर बेस सेम होता है, गणित के अनुसार पावर को क्या कर देते हैं? ऐड। और अगर ऐड कर दिया तो दोनों को इसके बराबर मान लिया, n के बराबर, तो अपना कंसंट्रेशन रेज पे पावर क्या आ गया? n। तो यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रेज बाय पावर ऑफ क्या चीज? n। ये बन गया k का एक फॉर्मूला। फॉर्मूला किस संदर्भ में? दैट इज यूनिट ऑफ k। यूनिट ऑफ क्या चीज? यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? यूनिट ऑफ क्या बच गया बताओ? के का ये यूनिट बना। अब के का यूनिट अलग अलग हो सकता है क्या? तो समझते हैं इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। और टाइप ऑफ रिएक्शन पे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले एक सिनेरियो समझिए। अगर मैं मान लेता हूं कि k का वैल्यू, अगर मैं केस ऐसा मान लेता हूं, केस 1 ऐसा माना, मैंने माना a इज इक्वल टू ए, केस में केस 1 मानो, और वहां n का वैल्यू 0 के बराबर रखो। के बराबर रखो। अगर 0 के बराबर रखा तो क्या हो जाएगा बोलो?
एनीथिंग रेस टू द पावर ऑफ 0 इज 1। तो क्या हो जाएगा बोलो वहां पे, के बराबर यूनिट ऑफ रेट क्या होता है बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बाय 1 हो जाएगा क्या, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, कंसंट्रेशन पे पावर क्या चीज 0, और एनीथिंग पावर ऑफ 0 इज ऑलवेज, तो बन जाएगा के बराबर बोलो सब कोई, मोल लीटर इनवर्स, और यहां तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति बोलो यार। पॉसिबिलिटी था कि केस 2 मान लीजिए, और केस 2 में क्या लिख दिया एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या लिख दीजिए 1। आइए बोलिए क्या हो जाएगा के का वैल्यू, के बराबर बोलो सब कोई, मोल लीटर पे पावर -1 सेकेंड पे पावर -1 बाई कंसंट्रेशन पे पावर एन। तो कंसंट्रेशन पे पावर यहाँ पे लिखा आपने 1, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर। के बराबर फिर लिखा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड पे पावर -1। अब कंसंट्रेशन आ चुका है, और जो कंसंट्रेशन है वो किसका है, किस टर्म में है बोलो, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है बच्चा, मोल पर लीटर। अरे बोलो हाँ या ना, पावर में क्या चीज डालोगे 1, पावर में कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 1 है पावर में, तो मैं मोल से मोल को कट करना पसंद करूंगा, लीटर से लीटर को कट करना पसंद करूंगा, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड पे पावर -1। अब अगर हम आ जाए केस 3 में, इसमें आ जाए केस 3 में, और एन का वैल्यू क्या रख दें, तो क्या बनेगा के का वैल्यू बोलो सब कोई, मोल लीटर पे पावर सेकेंड पे पावर बाई कंसंट्रेशन पे पावर 2 को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मोल लीटर पे पावर -1 पे पावर 2। कोई दिक्कत कोई आपत्ति आया। अब इसको सॉल्व किया जाए तो के बराबर मोल लीटर पे पावर -1 सेकेंड पे पावर -1 बाई मोल पे पावर 2 लीटर पे पावर, क्या नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी क्या, क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ कुछ नहीं तो पावर में कितना है, 1 में से 2 गया तो -1, रिजल्ट बना मोल पे पावर -1। ये ऊपर जाएगा -2 जाके +2, -1 +2 1, तो लीटर पे पावर +1, ये ऊपर जाएगा क्या, अब कहाँ कुछ ऊपर जाएगा, सेकेंड में पावर, तो आपका के का वैल्यू ये निकल के चला आया, इसको सॉल्व करके आप लिख ले बोलो हाँ या ना। बट अगर आप n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट कर रहे हैं, तो क्या घर जाके हम 10 तक प्रैक्टिस करें इसका, क्या नहीं, ऐसा नहीं करना है आप। इसका एक स्पेसिफिकेशंस है, और खुद में वो एक नंबर एक टॉपिक के बराबर है, मतलब ह्यूज टॉपिक है। अब यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 2। अगर आपने शून्य के बराबर ले लिया तो उस रिएक्शन का एक नेम होता है, और उसे बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बोलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू 1 ले लिया तो बोलेंगे फर्स्ट, क्या बोलेंगे बोलो, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन नाम है, और 2 ले लिया तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अरे बोलो हाँ या ना, तो ये बन गया आपका जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। अब ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर है क्या भैया, बहुत यूनिक चीज है, आगे चल के पढ़ेंगे, इस पे चैप्टर पूर्णता बेस्ड है, इसलिए मैंने आते के साथ पहले आपको ये इंट्रो करा दिया, ये ऑर्डर क्या है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिफोर गोइंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू हैव टू नो व्हिच इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टाइप ऑर्डर बताएगा। फिलहाल के लिए नंबर्स को आप ऑर्डर मानो यहाँ, और मोटे तौर पे नंबर को क्या मानेंगे, ऑर्डर। और कई एग्जामिनेशन में यूनिट पूछा, मेरा अगर दिन खराब रहा तो मिलेगा मेरे को थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का बता दो क्या यूनिट होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, एन का वैल्यू क्या रख देंगे 3, एन का वैल्यू क्या रख देंगे 3, तो ऐसे करके आ जाए, क्या ये समझ में आया। अब एक बात बताओ, कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा, किसी nth ऑर्डर का बताइए, कौन से ऑर्डर का बताइए, nth ऑर्डर का, तो nth ऑर्डर का यहां से निकाल लेंगे क्या,
इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखिए तो के बराबर, बोलिए इसका ऊपर का यूनिट, बोलिए बोलिए, मोल, लीटर पे पावर, सेकेंड पे पावर, नीचे मोल, लीटर पे पावर, पावर, बोलो हाँ या ना। तो मोल पे पावर एन हो जाएगा क्या, ऊपर कुछ नहीं तो वन है क्या, तो एन का के का वैल्यू क्या बनेगा, मोल पे पावर वन। फिर ये माइनस एन हो जाएगा ऊपर का के प्लस एन, तो लीटर पे पावर माइनस वन प्लस एन, बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पे पावर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ nth ऑर्डर। ऑर्डर, क्या किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, अरे बोलो हाँ या ना। ये बना जीरो का, ये बना वन का, और ये बना टू का, और ये किसका, nth। अब आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं, ये कभी इक्वल हो सकता है, नहीं इक्वल हो सकता है, ये पूरा का पूरा निर्भर करेगा, जो रेट लॉ है ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल डेटा पर। कौन से डेटा पर, एक्सपेरिमेंटल डेटा पर। और जहां एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। इस कारण से ये डायरेक्टली क्लेम करना कि ये बराबर होगा नहीं होगा, हम इसके बारे में एश्योर नहीं है। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लेबोरेटरी से आएगा। इज इट ओके? और अगर ये ऐसा है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया, तो उसने एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन करके आपको बताया ये चीज, तो याद रखिएगा, जो ऑर्डर होता है, ये टर्म जो ऑर्डर है, order is an experimental experimentally verified value। कैसा वैल्यू है बताइए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है। इसीलिए डायरेक्टली थ्योरेटिकली, मतलब किताब को पढ़ के डायरेक्टली क्लेम करना ये ऑर्डर होगा रिएक्शन का, ये आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको कुछ डेटा नहीं दे रखा हो। ठीक ना, और डेटा कैसे निकालते हैं बात की बात है, बट ये पूरा सिनेरियो समझ में आया। तो सारे बच्चे बोलेंगे रेट लॉ किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किस पे, रिएक्टांट पे या प्रोडक्ट पे, रिएक्टांट पे कोई ना कोई पावर लगाइएगा, क्या वो पावर क्या स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर होगा क्या, ऐसा जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कैसा रिएक्शन का टाइप है, बोलो हाँ या ना। और अगर हम लोग देखें तो ये कौन से ऑर्डर का एक्सप्रेशन देगा, कौन से ऑर्डर का, और जीरो रख दिए तो कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, वन रखे तो, और टू रखे तो, मैक्स टू मैक्स आपसे सीबीएसई या बीएसई भी एग्जामिनेशन में जीरो और वन पूछा जाता है, बट प्रिपेयर आप सारे ऑर्डर के लिए रहिए, और मैक्स जाएगा तो सेकंड तक। इज इट ओके? तो चलिए कॉपी, बहुत अच्छे।
या ये क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, आते हैं द टर्म टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसमें पहला कैटेगरी क्या है देखेंगे सभी कोई, दैट इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन इज द टर्म एलिमेंट कम्स फॉर द वन, तो बोलेंगे द रिएक्शन दैट occurs in सिंगल स्टेप। कौन से स्टेप में जल्दी बोलो? सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। कितने स्टेप में होना चाहिए बोलो? सिंगल स्टेप। एक स्टेप में जो रिएक्शन होगा उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप में होगा, बोलो हाँ या ना। अब इस केस में क्या रूल होता है, सुनो सभी कोई, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगेन मैं मानता हूं ए प्लस बी सी का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ कुछ डेटा ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पे सी है और ये सी है। ओके, तो मैंने रेट का फॉर्मूला क्या लिखा था? रेट बराबर ए इंटू ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स एंड बी रेस टू द पावर ऑफ। और अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, द रिएक्शन इज एलिमेंटरी बाय नेचर, मतलब एक स्टेप हुआ, रिएक्शन हो गया, तो याद रखिएगा उस दौरान जो x प्लस वाई का डेटा आएगा वो बराबर होगा a प्लस बी के। मतलब जो x प्लस वाई है वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के सम के बराबर आएगा। अगर कैसा स्टेप है? सिंगल स्टेप, और द रिएक्शन का नेचर कैसा है? एलिमेंट्री नेचर है। आया समझ में? बट अगर यही रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए, कैसा हो जाए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाए, और ऐसा हम मान लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है जिसमें 2A रिएक्टेंट है, 3B है, और 2C का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाई कॉम्प्लेक्स? तो पहले समझ लीजिए इसका टू, यहाँ पे क्यों ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है, पहले ये समझेंगे। बिकॉज सच रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन टू और मोर स्टेप्स, टू और मोर स्टेप्स। इस रिएक्शन को हम लोग बच्चे क्या कह देंगे? इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर मैं मान लूं कि पहले स्टेप में ए और टू भी इन्वॉल्व हैं और फॉर्मेशन हो रहा है सी का, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ऐसा माना मैंने। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में ए इन्वॉल्व हो रहा है,
बी इन्वॉल्व हो रहा है और सी का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। कौन सा स्टेप? सेकेंड स्टेप। और इन दोनों को मगअप कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ए प्लस ए हाउ मेनी ए? 2b प्लस बी और सी प्लस सी, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ऊपर वाला। बोलो हाँ या ना? बट इस दो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो स्टेप्स लेके, फर्स्ट स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप, बट एवरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द एलिमेंट्री स्टेप। कौन सा स्टेप कहलाएगा? एलिमेंट्री स्टेप। इज द एलिमेंट्री स्टेप, ये भी एलिमेंट्री स्टेप है। तो ये भी कौन सा स्टेप है? जल्दी बोलो। एलिमेंट्री। ओके, तो अगर मुझे एलिमेंट्री स्टेप का अगर मुझे ऑर्डर पूछेगा, तो अगर मुझे इसका ऑर्डर पूछेगा, तो ऑर्डर आप इसका फट से बता दोगे कि यहाँ दो है, यहाँ पे एक है, क्योंकि ऑर्डर वही होता है एलिमेंट्री स्टेप का जो उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होता है। भले ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, बट इसके हर एक स्टेप का ऑर्डर, हर एक स्टेप तो एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री का उतना ही ऑर्डर होता है जितने आगे उसके नंबर लगे होते हैं। बोलो हाँ। तो यहाँ ऑर्डर क्या लिखोगे? बोलो। इसके लिए कितना पावर में? 1। तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? बोलो। 1 और आगे क्या लिखेंगे? 2। कितना हो जाएगा? और इसके लिए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तक क्लियर है सभी? कोई दिक्कत यहाँ से? तो इसका हर एक स्टेप में ऑर्डर बदलता जाएगा, और फाइनल ऑर्डर अगर आप सोचेंगे इन दोनों को मिला के लिख ले, नहीं। इसका ऑर्डर अगर आपको जानना है, तो इसके ऑर्डर के लिए आपको फिर से बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, डायरेक्ट आंसर नहीं आ पाए। ठीक है, आप एलिमेंट्री स्टेप्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं, पूरे रिएक्शन के लिए आपको डेटा चाहिए। डेटा का बात हम बाद में करेंगे जब हम लोग ऐसा डेटा कंसीडर करेंगे। तो याद रखिएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन में या तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, या कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बताइए क्या होगा? सिंगल स्टेप। और सिंगल स्टेप के अंदर ऑर्डर वही होता है जो उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसमें एक, दो या दो से ज्यादा स्टेप्स होंगे, हर एक स्टेप एलिमेंट्री है खुद में, और एलिमेंट्री का ऑर्डर उतना ही होगा जितना स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होगा। तो यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई सारे बच्चे? तो ये कॉम्प्लेक्स और ये कौन सा रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन। बट इसके बीच में एक टर्म आता है, और वो टर्म आप जानने की कोशिश करें, और वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलरिटी। बातें नहीं सुनो इधर, क्या कहलाता है वो? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक ना? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी सेज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग species, that is molecules of reactant participating in a chemical reaction in its elementary step। in its कौन सा स्टेप? जल्दी बताइए। elementary step is called as molecularity। called as क्या? जल्दी बताइए। molecularity। और ये चीज याद रखिएगा, ये जैसे एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है ऑर्डर निकालना, बट ये थ्योरेटिकल डेटा है, ये थ्योरी से आता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसे रिएक्शन हुआ डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो इट इज अ वर्ड, जल्दी बताइए। इट इज अ थियोरेटिकल डेटा। ये थ्योरेटिकल डेटा है, और अगर ये थ्योरेटिकल डेटा है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, और इसका आंसर क्या क्या पॉसिबल है? तो मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1 2 3, मैक्स टू मैक्स 3 तक आप लिखेंगे, इसमें भी लिमिटेशंस है।
कि 3 के ऊपर आपको नहीं भरना है मॉलिक्यूलरिटी। क्लेम कुछ भी कर दे कोई, बट मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बोलो? 1, 2 यार क्या चीज? 3। थोड़ा इसको डीप में समझते हैं। मॉलिक्यूलरिटी डेफिनेशन देखिए, क्लियर हो जाएगा। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट participating in a chemical reaction in its, very important, कौन से स्टेप के अंदर? एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कह देंगे? मॉलिक्यूलरिटी। तो भैया ये तो वैसा ही हो गया जैसा ऑर्डर है। आप जो कह रहे हो वो तो सेम ही बात हो गई। आपने कहा एलिमेंट्री स्टेप, चलिए बताते हैं आपको कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 और 2, 3। आपने ऑर्डर भी कितना लिखा है? 3। तो बोलो मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है। पर क्या पड़ गया? पर क्या पड़ गया? यहाँ पे क्या डिफरेंस है? तो मेजर डिफरेंस, पहले ये कौन सा डेटा है? थ्योरेटिकल डेटा है। और यहीं पे आप इंपॉर्टेंटली लिखेंगे ऑर्डर कैसा डेटा है। कैसा डेटा है बोलो? एक्सपेरिमेंटल डेटा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर का बेस बनाएगा आपका। दूसरी बात है, ये आपको 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे 0 भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं। बोलो हाँ या ना? यहाँ क्या क्या मिसिंग हो रहा है बोलो सभी को ही। क्या 0 और फ्रैक्शंस हैं क्या ऊपर? नहीं। बट ये 0 और फ्रैक्शन दोनों चलेगा। और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, डायरेक्टली डिटरमिन। ठीक है। और आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी तो क्लेम कर सकते हैं, बट ये ऑर्डर नहीं बता सकते। मैंने क्लियरली कहा था कॉम्प्लेक्स स्टेप के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा का होना जरूरी है, जबकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी को बाय डिफॉल्ट आप 5 कहोगे, बट 5 होता नहीं। एक्चुअली इसका एलिमेंट्री स्टेप ही आंसर देगा, क्योंकि मैंने क्लियरली कह दिया मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और क्या होगा? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? द मेजर डिफरेंसेस कि ये 0 और क्या पॉसिबल है? फ्रैक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल आता है, ये थ्योरेटिकल आता है। ये 1, 2, 3 हो सकता है। ये 1, 2, 3 के अलावा 0 और फ्रैक्शंस भी हो सकता है। इसीलिए पीछे हम लोगों ने 0 ऑर्डर रिएक्शन लिखा। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन लिखा है? 0 ऑर्डर। मैंने ये क्लेम नहीं किया था 0 मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। मैंने क्या कहा? 0 ऑर्डर रिएक्शन और 0 ऑर्डर ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये मेजर सेटबैक है। तो अगर मुझे इसमें मॉलिक्यूलरिटी पता करना हो, इसमें क्या पता करना हो? मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसका बाय डिफॉल्ट कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेप है। और इसका भी मॉलिक्यूलरिटी कितना आ जाएगा? बोलो बोलो सभी कोई। इसका कितना आ जाएगा? 2। चलेगा। 3, 2 चलेगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप ही मॉलिक्यूलरिटी देता है। क्या समझ में आया? बट बेसिक डिफरेंसेस ये होते हैं मॉलिक्यूलरिटी और आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। क्लियर है यहाँ से? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया सबको? तो इसलिए मैंने टर्म टाइप ऑफ रिएक्शन इसके डेफिनेशन में लिखवाया था, जब कभी हम लोगों ने रेट लॉ को एक्सप्लेन किया है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन का बेसिक मीनिंग ये है। तो जहां भी आप टाइप ऑफ रिएक्शन लिखे हो ऊपर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर इन्वर्टेड कोमा दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, टाइप ऑफ रिएक्शन टॉपिक डालिए, सब कुछ एक्सप्लेन।
है फिर तुम बटन खोला साला बटन तोड़ दिया आ जाता है बटन ही खा गया जान के तोड़ लेते हो नाप लिए
Now give the topic. Types of molecularity. Types of molecularity. Look here. अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, कितने मॉलिक्यूल? तो उसे कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा कहेंगे? हो गया सभी का? लुक हियर, अगर रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो लिखेंगे ओनली वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन a given chemical reaction. कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे बोलो? एक। और अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? यूनिमॉल। सिंपल। तो अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे। एंड द रिएक्शन का एग्जांपल भी आपको दिमाग में सुन लेना। कुछ एग्जांपल्स आपको एज इट इज क्रैम करने पड़ेंगे डायरेक्ट। ये आना ही चाहिए आपको देखते के साथ। आप डायरेक्टली देखो ऑर्डर आप डिटरमिन ही नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर के कुछ मॉलिक्यूलरिटी के कुछ एग्जांपल हम सेटअप करना पड़ेगा। जो नोट्स में लिखाया उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जांपल आएगा ही आएगा। जैसे कि NH4NO2 N2 प्लस H2O, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोलो? कितने कर रहे हैं? ओनली वन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में एक ही है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए 4 है, 2 लगा दो, 2 बैलेंस। ओके, अब ये बैलेंस है तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 1। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ यूनिमॉलिक्यूलर। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एज पर द नेम इज सजेस्टेड, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जानी चाहिए? 2। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो? 2। कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी? 2। रिएक्शन याद रखने के लिए आप याद रख लोगे इस पे दो मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन 2HI gives H2 प्लस क्या चीज? I2। ओके, और आपको मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कहां तक जा सकता है? ऐसा नहीं कि उसको बैठ के टेट्रा मॉलिक्यूलरिटी और पेंटा मॉलिक्यूलरिटी कर रहे हैं। कहां तक जा सकता है मैक्सिमम बोलो? 3 तक जा सकता है क्या? अभी लिखाया इट कैन बी 1 2 एंड क्या जल्दी बताइए? 3। तो याद रखना मॉलिक्यूलरिटी मैक्स 3 तक होता है। आप उसके ऊपर एंटिसिपेशंस नहीं कर सकते कि मॉलिक्यूलरिटी का बेसिक क्या है। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलो? रिएक्शन। और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? दैट इज बेसिकली यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 3। 3 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में? रिएक्टेंट साइड में। तो सोडियम और सॉरी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दो तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हुए? जल्दी बोलो यहाँ से। The molecule that is participated is basically दो और एक कितने? 3। और यहाँ फॉर्मेशन हुआ NO2 का। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डालो, यहाँ भी कितना डालो? 2 2 4 बैलेंस। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या चीज? 1। 2 और 1 मिला के क्या बन गया? 3। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा, कॉम्प्लेक्स के अंदर एलिमेंट्री स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी था। बोलो हाँ या कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी था और इसके डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन्ड है इट इज एप्लीकेबल फॉर क्या? जल्दी बताइए। एलिमेंट्री स्टेप। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री स्टेप एज वेल एज फॉर द कॉम्प्लेक्स स्टेप। बोलो हाँ या ना? बट कॉम्प्लेक्स के लिए आपको डेटा का पता होना जरूरी है तब आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना?
तो याद रखिएगा मॉलिक्युलरिटी का एज पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता अगर हम पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछे। मतलब मैं आपसे कहूं कि एक रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप से हो रहा है, डायरेक्टली क्लेम करो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है, आप नहीं बता पाएंगे बिकॉज रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है क्या, नहीं। एलिमेंट्री स्टेप के लिए इसका डेफिनेशन डिफाइंड है। तो आपके लिए अगर दो या तीन दो से ज्यादा स्टेप्स है तो आप बोलोगे मुझे स्टेप दो तो मैं मॉलिक्युलरिटी बताऊंगा। एज सच पूरे रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं पता, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पास अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो वो आंसर दे देगा कॉम्प्लेक्स के लिए भी एलिमेंट्री के लिए। समझ में आई बात है? तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानेंगे एंड दैट इज व्हाट मॉलिक्युलरिटी of a given chemical reaction has no significance begins for complex reactions। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का एज पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर के लिए पॉसिबल है, पर उसके लिए डेटा चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, जल्दी बताइए। एलिमेंट्री स्टेप्स नॉट की किसके लिए बताओ यहां से, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद हम लोग इसके डिफरेंसेस को भी एक साथ क्लियर लिख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद डिफरेंस करेंगे। लाइए प्रियांशु। थैंक यू। क्या जी? नहीं, अरे हाँ, तुम लोग को ना शाम में प्लीज आ जाना मेरे पास ना। कल तो मेरा देखो वहाँ अभी 6-7 लोगों को डिस्ट्रिक्ट से बुलाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट करवाया था चीफ की। मैं तुम लोगों को पास दूंगा साइन करके, तो कोई बच्चा अगर जाना चाहेगा मैं 4-5 बजे आप आ सकते हैं वहां पे।
बट मैं सिग्नेचर मार दूंगा और साफल्य लिख दूंगा, पास में आपका डायरेक्ट एंट्री हो जाए। मंजू वाटिका आवास बोर्ड, ठीक ना। तो मैं आपको पास पास में लाना भूल गया, ठीक ना। तो एक मिनट, आज आज शाम में भैया प्लीज, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है मैं ला अभी दे देता, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता, गलती से मेरे साथ बैग में चला गया है। तो शाम में अगर आ जाओगे तो प्लीज कलेक्ट कर लेना कोई भी आके, मैं सिग्नेचर करके दे दूंगा, ठीक ना। और उसमें अलॉटमेंट दे दूंगा, इतने बच्चे आ रहे हैं, आप दिखाना, वो एंट्री दे देगा आपको डायरेक्ट, ठीक ना। एक ना बड़ा यूनिक सा क्या हो गया, मेरा भी नाश्ता भी है, नहीं पता यार, नहीं पता, ये बात नहीं, अब नाश्ता है कि नहीं है वो जानेगा। तुम अपना टिफिन लेके जाना, हम तुमको जगह दिलवा देंगे खाने का, ये मेरा जिम्मा। तो वो लाइक अब कौन सा, नहीं अभी वो राजेश वर्मा जो एमपी अभी बने हैं, तो भागलपुर गए ये लोग मिलने के लिए, तो आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता है, हिसाब नहीं है, पर वो बोल रहे थे क्या कि ये भी आ रहे हैं मेरे बारे में, तो ये कैसे जान रहे हैं मुझे, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है दूर दूर तक, मुझे पता नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खगड़िया मुझे क्यों जानेंगे, बोले ये भी जान रहे हैं। मैं, वो लड़का मेरे से कल पूछ रहा है कि भैया आपको कैसे जान रहे हैं, बोले यार मेरा कोई मुलाकात नहीं है, जो भी वेरी ऑनेस्ट, अब शायद उनको पता हो, भाई एमपी है वो, तो क्यों नहीं जानेगा, लेकिन हो सकता है उनके बहुत सारे सोर्सेस होंगे, मुझे ये नहीं पता था सच। तो कल आपको अभी दो तीन लोग आए हैं खगड़िया से, एक मिनट वैसे मत करो ना यार, एक आपको एसडीओ खगड़िया रहेंगे, प्रशासन से दो तीन आदमी मेरे साइड से रहेंगे, और एक विधायक जो खगड़िया के हैं, हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए, और एसडीओ खगड़िया, मतलब ये लोग चीफ गेस्ट के तौर पे, तो अच्छी बात है कि मुझे इंस्टीट्यूट साइड के रिप्रेजेंट करने के लिए मिल रहा है वो पोजीशन। तो अगर इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको दे दूंगा, आप प्लीज उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, कल सुबह भी ले सकते हैं आप, और आ सकते हैं, आपकी चॉइस है, वॉलंटियरी में प्रेशराइज नहीं करूँ। हाँ शाम में 4, संडे को कब खुला रहता है यार, नहीं नहीं, शाम में 4-5 बजे का फंक्शन है, आप देख लेना आपके सोफिस्टिकेशन के अनुसार, बट इनके पास रहेगा, उस पास में ही इंटरप्ट कर सकते, ठीक है। बताएं क्या, देखो द थिंग इज दैट ना, वर्सटाइल चीजों को कभी भी आपने ना, बिहार में एक चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग का माइंडसेट बहुत ज्यादा ना वो रहता है, कन्फाइंड है, कन्फाइंड मतलब हम लोग मानते क्या है कि दिन रात कुर्सी टेबल लगा के पढ़ते रहो बस लाइफ बन जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं, बट ये बन भी जाता है, बट बनते बनते मैक्स टू मैक्स कर ही क्या सकते हैं, आईआईटी नहीं तो यूपीएससी मैक्स से मैक्स, है कि नहीं। बट यहाँ पे अगर कोई बच्चा अपने कैपेबिलिटीज को दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में अगर परस्यू करना चाह रहा है, तो बिहार के अंदर उसको लगता है कि हाँ वो क्या बकवासी कर रहा है, बट एक बार बता रहे हैं, आप अगर अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। आप कर्नाटका चल जाओ, केरल चल जाओ, साउथ इंडिया बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश चल जाओ, साउथ में सॉरी ऊपर में नॉर्थ में दिल्ली चल जाओ, हम आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जो बने हैं, ज्यादा उत्तर प्रदेश के मिलेंगे आपको, यूपी के,
दिल्ली के मिलते हैं ना, जो प्रॉपर दिल्ली के हैं, क्योंकि वहां प्रमोट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा बोल दो, हाँ कर रहा है तो नाचने वाला। हाँ, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड फॉर देम, वेरी वेरी रॉन्ग वर्ड, कभी नहीं बोल सकते आप। भाई आपकी लेवल नहीं है ना, क्या आप 6-7 महीना रगड़ के कर लो ना, आप डांस अच्छा कर पाओगे? क्या लग रहा है? नॉर्मल चीज है। 10-10 साल से लोग प्रैक्टिस करता है, तो फिर अगर आपको नचनिया लगता तो ऋतिक रोशन भी नचनिया ही लगता होगा। ऑब्वियस, टाइगर श्रॉफ भी लगता होगा नचनिया। एक बच्ची है, उसका मैंने देखा था कि वो स्टेशन है खगड़िया जंक्शन, वहां पे कोई रील्स बना के उसने अपलोड करा था। नहीं नहीं, नहीं जानता, एग्जैक्ट नाम नहीं पता है मुझे, आया था बस। और वो बच्ची यहाँ पढ़ी भी है, तो उसने, एक लड़का मुझे डाउनलोड करके भेजता है, और बहुत निगेटिव सा कमेंट, और उसका व्यूज बता रहा हूँ, एडवांस लगभग 80,000 व्यू था। 80,000 व्यू था उस बच्चे के उस वीडियो पे, लेकिन इस बात का कोई इज्जत नहीं है। भैया देखिए स्टेशन पे नाच रही है, बहुत बोलना आसान होता है भाई, ये कलेजा लेके चलना कि वहां पे आप डांस कर लेंगे, पहले ये तो माइंडसेट ले आई है ना। इसलिए प्लीज कभी भी किसी के कला को और उसके डायरेक्शंस को गलत नहीं समझना चाहिए। जरूरी नहीं है एसी के चेंबर के अंदर बैठ के पेन से लिखने वाला इंसान ही बड़ा बनता है, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं तो आपको विराट कोहली को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, कभी विराट कोहली भी वही होगा। विराट कोहली ने इंटरव्यू में कहा मैंने कुश्ती भी नहीं करा है अपनी लाइफ के अंदर, बोला है ना। कौन है ऐसा, एक का नाम बता दो ना, विराट कोहली के आगे पीछे वैसे +2 करने वाले नहीं 1,000 कुत्ते होंगे। जेन्युइन बात है ना भाई, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते किसी को फ्री के लिए। तो कभी भी कोई बच्चा, जैसे मेरे पास आता है कोई बच्चा, बच्चे को ये देखो भोजपुरी सॉन्ग को ऐसे रिमिक्स करके लॉन्च कर रहा है, तो भोजपुरी गाना सुनने के साथ पहले तो एक ना मजाक और स्माइल सा लेता है। अब देखो, अपने वर्नाकुलम की आप बेइज्जती कर रहे हो, मतलब जो तुम्हारा लैंग्वेज बिहार दिया तुमको, तुमको उसको बेइज्जती करना है। मैं गलत चीजों को तो कंडेम करता हूँ, जो गलत भाषा है, डबल मीनिंग है, वो सब चीजें गलत है, चाहे कहीं का हो। बट वही बाहर वाले गाना बना के अगर बेचते हैं, तो बोलते वाह क्या बना दिया। तो कब ये आएगा कि तुम अपनी चीजों को पहचानोगे? कब ये आएगा दूसरे स्टेट में जाके तुम ठेठ बोलने की कैपेबिलिटी रखोगे? साला पंजाबी आता है तो पंजाबी में बात करेगा ना, दिल्ली वाला आएगा मैं तू करेगा। तुम्हारा जब गाड़ी आता है, तुम साला मैं तू करने लगते हो बाहर जाके। यही प्रॉब्लम है कि बिहार इंफेरियर है, रीजन यहाँ पर है। हमें दूसरे का अडेप्टेशन चाहिए, अपना नहीं इम्प्लीमेंट करना है उनके ऊपर। हम लोग भोजपुरी साले, तो अपने दोस्त के संगीत में ब्लेम नहीं करोगे, दोस्त का संगीत चल रहा था, पूरे कन्नड़ लोग, कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के साउथ इंडियंस, जैन फैमिली, बिजनेसमैन धीरे-धीरे, अभी जो आशीष की शादी में गया हुआ था, 3 गाने भोजपुरी बजवा दिया, बजवा दिया। अब पूरा गाना डांस चला तो सारे सब भोजपुरी पे जाना नाचने लगे। ऑब्वियस सी बात है, मुझे डोमिनेशन शो करनी है। अगर तुम ब्रांडेड पहने तो मैं भी पहना, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तुम जहाज पकड़ के आए, मैं भी जहाज पकड़ के आया पर अच्छे क्लास में बैठ के, फर्क तो नहीं है। तो क्यों मैं अपनी वर्नाक्युलरिटी को मिस करूं? मेरा लैंग्वेज है, मुझे प्राउड है। अब बात रहा अंग्रेजी का नॉलेज का, किसी दिन फुर्सत मिले सामने बैठ जाओ, दिखाते हैं फिर क्या मीनिंग होता है। आ जाओ, चैलेंज देते हैं उसके लिए भी। कहाँ बोल रहा है कि पीछे हटने वाले हैं? आ जाओ रेस में, उसके लिए भी तैयार है पूरे तरीके से। इसलिए प्लीज प्रमोट इट, कभी भी आपको मौका मिले इसको कभी भी मजाक हंसी मत ले, यही रीजन है। देखो आज मुंबई वासियों ने महाराष्ट्र में बैठ के, पहले मूवीज बनती होगी, मूवीज में क्या लोग डांस गाना गा रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो भी कर रहे हैं, अगर वो महाराष्ट्रियन मजाक बनाते तो आज इतना बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं बनता। और बॉलीवुड भैया ना, बुरा मत मानना, इंडिया बॉलीवुड की वजह से जाना जाता है विदेश में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है, एक भी बॉलीवुड को यूट्यूबर आ जाता है, सोचता है कि 2 रुपए कमा लिए हम, बहुत पैसा बन गया, आप बॉलीवुड के एक्टर बन जाओगे क्या? भाई आपकी गलत फहमी थोड़ी हो रही है। तुम जितना पैसा यूट्यूब तुमको देता होगा ना, उसका एक दिन का भी का आधा दिन का कमाई है उसका। आप कभी अगर मौका मिलेगा ना, तो वो जो कौन बंदा है यार, बहुत अच्छा रैपिंग करता है, सिंगर नहीं बने, सिंगर बहुत नहीं, बादशाह नहीं,
सिंगर है वो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उसका इंटरव्यू देख रहा था, छोड़ो। उसने इंटरव्यू में क्या कहा कि मैं ये यूट्यूब की कमाई-वमाई नहीं बताऊँगा। मुझे यूट्यूब की कमाई नहीं सुनानी है अपनी। मैं अपना रॉयल्टी इनकम बता दूँ ना, तो शायद तुम शर्मा जाओगे। सामने वाले को ओपन चैलेंज दे दिया था। सामने वाला शो कर रहा था कि मैं दिन का, महीने का मैं 10 लाख बना रहा हूँ। ना उसको लग रहा था बहुत ज़्यादा है। बोला अगर मैं अपनी रॉयल्टी बता दूँ ना कि जो गाना मैंने लिखा है, अब सोचो कैसे कमाते हैं। आपने गाना लिखा, आपने सोचा वो गवैया है क्या गाना गाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाना लिखा, तुम कितनी कमाई की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो? मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने गाना लिखा और आपने ही गाना गाया और रिलीज हुआ, मान के चलो कंपोजर्स दूसरे थे, उसका ओरिजिनल राइट्स बड़े-बड़े क्लब्स में बसता है। क्लब्स मतलब बड़ी-बड़ी ऐसी करिए, मान के चलो ऐसे रहते हैं जहाँ पे लोग शराब-वराब पी रहे हैं क्लब्स में, ओरिजिनल राइट्स बिकते हैं। हर एक क्लब वाला उसके लिए एक्स्ट्रा रॉयल्टी पेमेंट देता है। और डिफरेंट स्पॉटिफाई, जहाँ पे तुम गाना-वाना सुनते हो, जहाँ पे यूट्यूब इवन, देखना इंस्टाग्राम रील्स, जहाँ पे वो गाना बज रहा है, वो हर कोई उस सिंगर को एज़ अ रॉयल्टी पे कर रहा है। आप थोड़ा अंदाज़न लगा लो, कि इंडिया को ही ले लेते हैं, बाहर बाहर का मार्केट छोड़ दो, कि उसको अगर रॉयल्टी एक जगह से बहुत कम बोलते हैं, 50 आ रहा है, तो इंडिया की आबादी सोच लो उसका मात्र तुम 10% निकाल लो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा उसकी इनकम क्या है। यूट्यूब तो छोड़ दो। ऐसे बनते हैं रिच और आपको लगता है तब ना बोलते हो कि अब ये हनी सिंह लाइक रोल्स रॉयस कहाँ से आया उसके पास 8 करोड़ का। 8 करोड़ की गाड़ी लाने के लिए ना भैया तुमको कैपेबिलिटी चाहिए, दिमाग चाहिए इधर। और उसने बोला कि मैं पढ़ा लिखा सिंगर हूँ इसीलिए मैं पैसा बनाना आता है। आपको क्या लगता है वो जो क्या नाम है अभी बिहार का जो है छैला बिहारी नाम है ना उसका, नहीं छैला भाई क्या नाम है उसका यार, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के गाने मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज अभी आशीष की दीदी यूएसए से आई हुई थी। उन्होंने बताया कि वहां पे जो पार्टी होता है ना वहां पे खेसारी के गाने बजते हैं। हाँ कौन सा? अच्छा वो सिंगर का बोल रहे थे क्या? हाँ हाँ नहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो वहां पे गाने बज रहे हैं, तो आप किसी भी कला को ना माइन्यूट मत समझो, निगेटिव नजरिया मत डालो। अगर आप अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदलेगा। देखो पढ़ना एक हिस्सा है जिंदगी का, हर कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बट केवल ये दिमाग में घमंड पाल लेना कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मेरी नौकरी लग जाएगी, आईआईटी हो जाएगा, हम बहुत बड़े बन जाएंगे, तो सही बात है, बहुत बड़ा बनाने वाला एम्पायर ना ज्यादातर के पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। आपका एक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, उन्होंने क्लियरली बोला ना कि मैं बस +2 पास आउट हूँ, बन गया ना एम्पायर। अलग बात है कि उसके पीछे कोई भी रहे, बना लिया ना। यही बात समझना जरूरी है इधर से। अगर आप बाहर के भीड़ को ड्रैग नहीं करेंगे बिहार की तरफ, नहीं तो वही आपके माइंड में बैठा हुआ है। अभी खत्म होने दो +2, चल जाएंगे राजस्थान, चल जाएंगे दिल्ली, चल लेंगे वहां, कभी नहीं होता। यहाँ पर है, यहाँ के लिए क्या करें, रिटर्न क्या मिल रहा है इसको। दिल्ली घूमने का खूब शौक है, ताकि वहां ताजमहल, सॉरी क्या कहते हैं, इंडिया गेट के आगे फोटो खिंचा ले। भाई यहाँ का भी नालंदा का खंडर है ना, वाई आर नॉट प्रमोटिंग दैट। देखो भाई मैंने अच्छे अच्छे जगह पे घूमा है, बट जो मजा आपके डोमिसाइल में है ना वो कहीं नहीं है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, जिन्हें रिक्वायरमेंट है भैया मैं आपको दे दूंगा, आप ले लीजिएगा, ठीक ना। आप मंडे को भी, हाँ मंडे को तो शाम में है, नहीं मंडे संडे को सर, मैं आपको सुबह दे दूंगा, तो एक बच्चा पास कलेक्ट कर लेना शाम में आके आज, और मैं दे दूंगा सिग्नेचर। तो एक पास में मैं 5 का अलॉटमेंट डाल दूंगा, ठीक ना। एक भी पास दूंगा तो 5 का अलॉटमेंट हो जाए। तो अपना अगर किन केस अगर आपको आना हो तो आप आ जाइए, ठीक है। चलो लिखेगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, बचपन में मैं भी पार्टिसिपेट करता था डांस में, 3 बार प्राइज जीता। अलग बात है स्टेप कुछ नहीं आता हो। मैं बचपन में सलमान खान के गाने को बहुत पसंद करता था, बहुत। तो उसमें पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें एक गाना था जीने के हैं 4 दिन,
मम्मी मुझे तैयार वैयार कर दी, मैं छोटा था तो मेरे बड़े बड़े जो मामा के लड़के लड़कियां जो थे, मौसी वौसी की, वो छठ का टाइम था, तो सब खड़े हो जाते थे और बीच में बच्चा, गाना बजा दिया कोई, और साला मैं छत पे कर रही हूँ। ऐसा मेरा मजाक बना रहे, मुझे पता ही नहीं है, मुझे लग रहा है मेरा अप्रिसिएशन हो रहा है। वहां भी किया एकदम डांस वांस, लेकिन मैं क्या फॉलो कर लेता, क्या बात करते हो, मैं कर लेता हूँ फॉलो, तीनों बार से मेरा 1 2 3 आया है। ऐसा नहीं, मैं 50 बच्चे को चिढ़ते हुए टॉप 3 में पहुंचा था। और क्या क्या हुआ कि ना बच्चे जब डांस कर रहे हैं तो छोटे बच्चे होते हैं ना लोग, तो प्राइस मिलता था, मनी प्राइस, वो पैसे दे दिए कोई आके, ले लो बाबू ये वो दिस दैट, 20 रुपया 50 रुपया, 20 रुपया वॉज जस्ट लाइक तुम स्टेज से उतरने के बाद करोड़पति ही हो, बच्चा के पास 20 रुपया है भाई। हाँ, उसके बाद खूब सारा पैसा सब पॉकेट में लेके, प्राइज लेके एकदम हमको गोदियर में उठा के घर पे लाया गया। एक बार हाँ, सेकेंड ईयर में सब में डांस करा रहा है, कहता तुम डांस कराया जा रहा, कराया जा रहा, बस एक लोहा का पोल था, झूला नहीं लग रहा था वो, उससे लगा सर पे टन, लगा ही फूल गया। अब वो रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के तभी मुझे भेजा दिया डांस करने के लिए, भेजा दिए, तभी मैं जीता, उस साल मैं जीता। उस समय मैंने गाना का डांस किया था, लगन लगी, एक वो तेरे नाम का गाना था। मुझे अभी भी याद है यार, मस्त डांस किया था एकदम, फोड़ दिया था। अच्छा, डांस का थोड़ी प्रॉब्लम, अभी वो कहता है कि डांस पर बोला है, कौन बोला है साला? देखो यहाँ से, साले उसको क्यों ले रहे हैं बार बार? ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी लिखो। हाँ हो गया, अब ध्यान दो। लिखिए पहला, पहला लिखिएगा, इट कैन बी, ऑर्डर के लिए फर्स्ट लिखो, इट कैन बी जीरो, होल नंबर एंड फ्रैक्शन, 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 इसके लिए इट कैन बी जीरो, होल नंबर एंड फ्रैक्शन, इसके लिए लिखेगा, इट कैन ओनली बी होल नंबर, 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 लिखा? लिखेगा, नेक्स्ट इसमें लिखेगा, it can only be calculated, it can only be determined experimentally, it can only be determined experimentally, order के लिए, it can only be determined experimentally, it can only be determined experimentally, it can only be determined experimentally, लिखा? इसके लिए लिखेगा, it can be calculated simply, it can be calculated simply, it can be calculated simply by adding the molecules of, by adding the molecules of, by adding the molecules of slowest elementary step, 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 देखा? थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसके लिए लिखेगा, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
For complex reaction, order is given by order is given by order is given by the slowest step of reaction. Order is given by the slowest step of reaction. Order is given by the slowest step of reaction. Order is given by the slowest step of reaction. Is given by slowest step of reaction. Molecularity. Molecularity. For complex reaction. For complex reaction. For complex reaction. For complex reaction. Molecularity has. Molecularity for complex reaction. Molecularity has. Molecularity has no significance. Molecularity has no significance. Molecularity has no significance. Has no significance. लिखा उसके नीचे लिखेगा the order of reaction can be altered. Point number 4. The order of reaction can be altered. Altered मतलब changed. The order of reaction can be altered. Oblique change. The order of reaction can be altered. Oblique change. Oblique change by changing the different. By changing the different. By changing the different. By changing the different. By changing the different conditions of reaction. By changing the different conditions of reaction. By changing the different conditions of reaction. Conditions of reaction such as concentration, such as concentration, such as concentration, concentration, temperature, temperature, pressure, 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 etc. etc. Concentration, temperature, pressure, etc. लिखेगा लिखेगा on changing the condition, on changing the condition, on changing the condition molecularity में on changing the conditions, on changing the conditions such as temperature, pressure or concentration, on changing the conditions such as temperature, pressure or concentration, temperature, pressure or concentration, molecularity, molecularity is invariable. Molecularity is invariable. Molecularity is invariable. इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा जबकि वो बदल जाएगा. आया समझ में? इन सब के नीचे स्टार करके लिखो एक पॉइंट, ये डिफरेंस नहीं है. स्टार करके बस लिखना. लिखेगा लिखेगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction for 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 complex reactions, for complex reactions, rate of for complex reactions, for complex reactions is determined by is determined by is determined by determined by the slowest step of reaction, determined by the slowest step of reaction, is determined by the slowest step of reaction, is determined by the slowest step of reaction, is determined by the slowest step of reaction, slowest step of reaction. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति?
तो मॉलिक्यूलरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को क्या? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो आया नहीं आया? चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, determine the relation between K1 K2 and K3, determine the relation between K1 K2 and K3। चलिए रिएक्शन है NH3 N2 प्लस S2, ठीक ना, माइनस DNH3 बाई DT इज इक्वल टू K1 इंटू NH3, लिखो ऐसे। सिमिलरली प्लस DN2 बाई DT K2 इंटू N2 प्लस DH2 बाई DT K3 इंटू S2, सॉरी क्या मैं लिख, K2 इंटू NH3, सॉरी फॉर दैट, और यहाँ भी NH3। आपको रिलेशन बताना है K1 K2 और K3 में क्या होगा। ऐसे सवाल आते हैं, बताइए K1 K2 K3 में रिलेशन क्या है? बोलिए। इसका रेट लॉ लिखो पहले, इसका रेट लॉ लिखो, कल ही सिखाया है। राइट डाउन द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन, रेट लॉ कह रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इसका पहले वाले। तो कैसे लिखेंगे बोलो सबको ही। हाँ या ना? इसको किससे इक्वेट करेंगे बोलो? ये प्लस या माइनस? प्लस, और ये वाला भी प्लस। बोलो हाँ या ना? ऐसे आएगा क्या? अब बोलो माइनस DNS3 बाई DT का क्या वैल्यू दे दिया? K1 and 3। बोलो यार ये सुनो, इसका क्या दे दिया बोलो? K2NH3 दे दिया ना, देखो। और इसका क्या दिया बोलो? 1/3 K3, सबका वैल्यू करके हटा के आया ना। अब देखो कॉमन क्या है सबसे, हो गया क्या? ये आ जाएगा K1/2 K2, और ये क्या हो जाएगा K3/। इज इट ओके? समझ में आया कैसे बना? कर लो कॉपी। चलिए वाला प्रोसेस करवाया था ना आप लोगों से, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस में।
आया समझ में? एक और ऐसा कर लो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन के एंड के डैश, फाइंड द रिलेशन बिटवीन के एंड के डैश। भूखे प्यास से, अब मैं देख रही खाना खा रहा हूँ बहुत ज्यादा, दिख रहा है तो? N2O4, ओके, के और के डैश में रिलेशन निकालना है, बताइए। सेम प्रोसेस लगाएंगे, आंसर लेके आएंगे। आंसर के और के डैश में रिलेशन वही है मुझको। आ गया, क्या आंसर आया? के डैश इक्वल्स टू -2k, माइनस या प्लस? प्लस, वेरी गुड। माइनस dN2O4 बाई dt -1/2, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल्स टू 1/4 dNO2 बाई क्या हो जाएगा, dt। लिखेंगे क्या? अब इस वाले टर्म का पूरा मीनिंग क्या चीज के बराबर है, और इसका पूरा मीनिंग? तो k डैश बाई 2 इज इक्वल्स टू k, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ k इज इक्वल्स टू, अरे माइनस यही दे रखा है, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा क्या? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 10, 1 to 10, MTG। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे परसों।